नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सीरीज में आज हमारे विषय इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इंडक्शन मोटर की क्राउलिंग, कॉगिंग, टेस्टिंग, लॉसेज जैसे विषयों पर परीक्षा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंडक्शन मोटर, खासतौर से स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर में एक फिनोमिना है जिसे हम क्रॉवलिंग कहते हैं। क्यों होती है वो तो हम समझते ही हैं, लेकिन परीक्षा में पूछा है कि ये किसके कारण होती है, तो लोड का क्रॉवलिंग से कोई संबंध नहीं है। कॉगिंग एक घटना है जिसमें लो वोल्टेज भी जिम्मेदार हो सकता है। गलत कनेक्शन से मोटर उल्टी चल सकती है या चलने से मना कर सकती है, लेकिन क्रॉवलिंग स्पेस हार्मोनिक्स से होते हैं। ध्यान रहे, दो तरह के हार्मोनिक्स होते हैं। एक स्लोट्स के कॉन्फ़िगरेशन से स्पेस हार्मोनिक्स बनते हैं और एक एक्साइटेशन में फंडामेंटल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स टाइम हार्मोनिक्स कहलाते हैं। एक क्रॉवलिंग फिनोमिना में स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर एक ऐसी टेंडेंसी शो करती है कि वो कुछ कम स्पीड पे चलती है और ये स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की 1/5 हो सकती है। अगर सिंक्रोनस स्पीड 1500 आरपीएम के करीब है तो हमारी मोटर 300 आरपीएम के आसपास, लेकिन उल्टी दिशा में, या 1500 से 1/7 स्पीड पे उसी दिशा में चलना शुरू कर देती है। वस्तुतः इसका कारण यह है कि जो फ्लक्स की वेव हमारी स्टेटर वाइंडिंग अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल एक्साइटेशन से बनाती है वो प्योर साइन वेव नहीं होता। उसमें क्योंकि हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर है इसलिए इवन हार्मोनिक्स नहीं होंगे। हमारी वाइंडिंग के डेल्टा कनेक्शन से थर्ड और उसके मल्टीपल हार्मोनिक्स भी नहीं होते। तो जो सिग्निफिकेंट ओड हार्मोनिक्स होते हैं वो 5th, 7th और 11th और 13th हो सकते हैं। ये जो स्पेस हार्मोनिक्स हैं ये भी फंडामेंटल फ्लक्स वेव की भांति ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। एक 4 पोल की मशीन के लिए अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसे 1500 आरपीएम पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाकर स्लिप के साथ मोटर को चलाएगी। तो फिफ्थ जो स्पेस हार्मोनिक है उसकी रोटेटिंग स्पीड फंडामेंटल की सिंक्रोनस स्पीड से 1/5 यानी 300 आरपीएम होगी और इसकी डायरेक्शन हमारे मेन मैग्नेटिक फील्ड से उल्टी होगी क्योंकि फिफ्थ की फेज सीक्वेंस उल्टी है। लेकिन 7th की फेज सीक्वेंस फंडामेंटल के साथ मैच करती है और 7th फंडामेंटल के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम की बजाय एक ऐसा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जिसकी स्पीड 1500 की 7वां अंश है, यानी लगभग 214 आरपीएम के आसपास है। और ये जो 5th और 11th है इनके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की फेज सीक्वेंस उल्टी होने के कारण इसकी रोटेशन की डायरेक्शन हमारे फंडामेंटल से उल्टी है, जबकि 7th और 13th की हमारे फंडामेंटल की दिशा में ही है। अगर किसी इंडक्शन मोटर में 5th और 7th स्पेस हार्मोनिक सिग्निफिकेंट हो गए हैं तो 5th स्पेस हार्मोनिक अपने असर से मोटर की उल्टी दिशा में एक टॉर्क बनाएगा और एक नेगेटिव टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के जोन में स्टेबल पोर्शन पाकर मोटर को 1/5 स्पीड पे उल्टी दिशा में चला सकता है। इसी तरह से 7th हार्मोनिक फंडामेंटल हार्मोनिक की दिशा में टॉर्क बनाते हुए रिजल्टेंट टॉर्क में ये जो अनस्टेबल पोर्शन है उसी में ही एक छोटा सा स्टेबल पोर्शन बना देगा और मोटर इस स्टेबल पोर्शन में लगातार 1/7 स्पीड पे चल सकती है। आमतौर पे ये प्रॉब्लम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं होती क्योंकि उसका स्टार्टिंग टॉर्क काफी सिग्निफिकेंट है और इन हार्मोनिक के टॉर्क उतने असरकारी नहीं होते। लेकिन डेफिनेटली क्रॉवलिंग के कारण हमारी मशीन में नॉइज और वाइब्रेशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। पूछा गया है कि एक इंडक्शन मोटर की टिपिकल एफिशिएंसी कितनी होती है, तो इसकी एफिशिएंसी 80% के आसपास, 70 से 80% हो सकती है कॉमर्शियल मशीनों में, और एनर्जी एफिशिएंट मशीनों की एफिशिएंसी 80 से 90% के बीच में हो सकती है। एक इंडक्शन मोटर में जब हम इनपुट पे इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं स्टेटर पे, तो स्टेटर में सिग्निफिकेंट कॉपर लॉस होते हैं लोड पे, और नो लोड पे ये बहुत कम होते हैं, लेकिन डेफिनेटली स्टेटर में अच्छे खासे आयरन लॉस होते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर में जहां आयरन लॉस सिर्फ टोटल पावर का 1% जितना होता है, रोटेटिंग मशीन में ये 4 से 8% हो सकते हैं क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में हिस्टैरिसीस लॉस काफी सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रांसफॉर्मर में जहां एक ही एक्सिस पे पल्सेटिंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं, मोटरों में जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो रोटेटिंग नेचर के होते हैं, तो उनके आयरन लॉस ज्यादा होने से ये कंपोनेंट काफी ज्यादा हो जाता है। जो शेष पावर है वो एयर गैप के थ्रू रोटर की तरफ जाती है और ये रोटर में आयरन लॉस और कॉपर लॉस करेगी। रोटर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है, स्लिप फ्रीक्वेंसी, वो बहुत कम होने के कारण रोटर में आयरन लॉस को हम अक्सर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रोटर में सिग्निफिकेंट कॉपर लॉस होते हैं। सारी रोटेटिंग मशीन्स में रोटर के साथ हवा चलती है, उसे चलाने में विंडेज लॉस होते हैं और बियरिंग और दूसरे सपोर्ट में फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर हम सारे लॉसेस को काउंट करें तो वो रफली 15 से 25% हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी जो आउटपुट है वो इनपुट की
70 से 85% के बीच में हो सकती है, जैसा कि यहाँ इस आलेख में दिखाया जा रहा है। एक और बात देखिएगा कि जब हम नो लोड पे चलाते हैं तो ये जो फिक्स लॉस हैं, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉसेस, वो तो होंगे, और आउटपुट के कारण जो कॉपर लॉसेस बढ़ते हैं वो भले ही कम हो, लेकिन आउटपुट कम है और लॉसेस ज्यादा हैं, तो शुरुआत में जब मोटर अंडर लोडेड है तो उसकी एफिशिएंसी कम है, और जब वो 80% से फुल लोड के बीच में रहती है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। ओवरलोडेड होने पे कॉपर लॉसेस में इंक्रीमेंट होने से एफिशिएंसी हल्की सी घटती है, और ऐसी ओवरलोड कंडीशन में एक्सेसिव कॉपर लॉस से मोटर को जलने के भी खतरे हैं। एक डबल स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर किस तरह से कार्य करती है, और जो डबल केज है रोटर में वो वाइंडिंग किस प्रकार फंक्शनली सर्किट में होती हैं। तो हम रोटर की कोर में 2 स्लॉट्स रखते हैं, जिसमें एक में अधिक क्रॉस सेक्शन का और अच्छी कंडक्टिविटी का मटेरियल होता है, और ऊपर जो छोटा क्रॉस सेक्शन है उसमें हाई रेजिस्टिविटी का या छोटे क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर मटेरियल होता है, जो हम छोटी मशीनों में डाई कास्टिंग से एल्युमिनियम को पिघलाकर और बड़ी मशीनों में कंडक्टर की बार्स को स्लॉट्स में डालकर एंड रिंग से कनेक्ट करके बना सकते हैं। जब ये मशीन फंक्शन करेगी, इंडक्शन मोटर की शुरुआत में जब रोटर की स्पीड कम है और स्लिप ज्यादा है, तो स्लिप फ्रीक्वेंसी का इंड्यूस्ड ईएमएफ का एडी करंट जो फ्लक्स जुड़ाव बना रहा है, उनका लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा फ्लक्स जुड़ाव के कारण निचले हिस्से से ज्यादा होगा, तो इन दोनों हिस्सों के इफेक्टिव इंपीडेंस में फर्क आ जाएगा। निचले का रिएक्टेंस और इंपीडेंस अधिक है, ऊपरी भाग में फ्लक्स जुड़ाव कम होने से लीकेज रिएक्टेंस इफेक्ट कम होने से इंपीडेंस कम है, तो धारा का विभाजन नॉन यूनिफॉर्म होगा। वो निचले हिस्से में जो चौड़ा क्रॉस सेक्शन है उसमें कम होगी और सकड़े क्रॉस सेक्शन में अधिक मात्रा में होगी, तो इस दोहरी केज वाले रोटर का इफेक्टिव प्रतिरोध स्टार्टिंग में बढ़ जाएगा। जब हम फुल लोड पे आएंगे तो स्लिप बहुत कम रह जाएगी, 5-8%। ऐसी स्थिति में रोटर में फ्रीक्वेंसियां ज्यादा नहीं रहेगी, तो जो लीकेज रिएक्टेंस का असर है, जो निचले हिस्से में ज्यादा है ऊपर में कम है, वो ज्यादा असरकारी नहीं रहेगा, और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हिस्सों में जब यूनिफॉर्म होगा तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो हमारा ये ऐसा डबल केज रोटर शुरुआत के समय हाई रेजिस्टेंस का और रनिंग के समय लो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा हो जाता है और रनिंग एफिशिएंसीज भी सेक्रीफाइस नहीं होती। जो असर हम डबल केज रोटर में पा रहे हैं वो डीप केज रोटर से भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न है, कोगिंग टर्म किससे जुड़ी हुई है? तो कोगिंग एक मोटर का शुरू होने से मना होना है, और ये सिर्फ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के साथ एसोसिएटेड है। सिंक्रोनस अल्टरनेटर या मोटर से कोगिंग का कोई लेना देना नहीं है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का भी स्टार्टिंग टॉर्क इतना ज्यादा है कि कोगिंग वहां इफेक्टिव नहीं होती। कोगिंग के कारण एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर शुरू होने से मना कर देती है, और कई बार ये कम सप्लाई वोल्टेज के कारण भी हो सकता है, लेकिन जो मुख्य कारण है वो ये है कि हमारे स्टेटर के स्लॉट्स और रोटर के स्लॉट्स एक दूसरे के आमने सामने आके आपस में लॉक हो गए हैं। जब स्टेटर और रोटर में बराबर संख्या में स्लॉट्स हों और वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, फेस टू फेस, तो एक रिलक्टेंस टॉर्क पैदा करते हैं, जो दोनों रोटर और स्टेटर के बीच में एक लॉकिंग बनाकर मोटर के कमजोर स्टार्टिंग टॉर्क को मोटर शुरू नहीं करने देता। कोगिंग के इस फिनोमिना को हम मैग्नेटिक टीथ लॉकिंग भी कहते हैं। कई बार कोगिंग तब भी होती है जब सप्लाई की जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज हैं वो स्लॉट्स की फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच कर जाएं और वो टॉर्क को इस तरह से मॉड्यूलेट कर दें कि वो लॉकिंग की टेंडेंसी बना दे। हम कोगिंग को रोक सकते हैं अगर स्टेटर और रोटर के स्लॉट्स अलग अलग नंबर के साथ हों और उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे स्टेटर में अगर 36 स्लॉट हैं तो रोटर में 37 स्लॉट हो जाएं या 35 स्लॉट हो जाएं। हम रोटर स्लॉट्स को थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, स्क्विंग कहते हैं इसे, और ऐसी स्थिति में जब हमारा रोटर का स्लॉट एक या दो टीथ स्टेटर के स्लॉट से टेढ़ा है तो वो कहीं पे अलाइंड होगा, कहीं पे अलाइंड नहीं होगा, तो जो रिलक्टेंस टॉर्क है वो प्रभावी नहीं रहेगा, तो कोगिंग का फिनोमिना नहीं हो पाएगा। प्रश्न है कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर पे नो लोड टेस्ट से हम क्या पता करते हैं? तो नो लोड टेस्ट से हमें कांस्टेंट लॉस मालूम होते हैं और इन सब का एक जोड़ हमें मालूम होगा। जरा समझते हैं। नो लोड टेस्ट के लिए हम 3 फेज सप्लाई को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी के साथ लेते हैं और उसे जब मोटर पे कनेक्ट करते हैं तो 2 वोल्ट मीटर को करंट कॉइल 2 लाइनों की सीरीज में और प्रेशर कॉइल उन लाइनों में और तीसरी लाइन के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। अक्सर नो लोड टेस्ट के दौरान पावर फैक्टर 0.5 से कम होने के कारण हमें 1 वॉट मीटर की करंट कॉइल को उल्टा करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्केल के रीडिंग्स आ जाए और उस रीडिंग को हमें नेगेटिव मानना होगा। अब हम दोनों वाट मीटर की रीडिंग रेटेड वोल्टेज के साथ स्टेटर की करंट मेजर कर लेंगे। साथ में एक दूसरे टेस्ट से हमें स्टेटर वाइंडिंग का हॉट कंडीशंस में रेजिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए और मोटर को
बिना किसी मैकेनिकल लोड के चलाएंगे। मोटर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी और ऐसी स्थिति में जो सारे कांस्टेंट लॉस हैं, हवा चलाने का विंडेज लॉस, कोर में रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे जो रेटेड फ्लक्स बन रहा है वो जो कोर लॉस बना रहा है, और मैकेनिकल फ्रिक्शन का जो रोटेशनल लॉस है, इन सब का सम टोटल हमें मालूम चल जाएगा। अगर हम टोटल पावर इनपुट जो दोनों वाटमीटर से हमने पाई है उसमें से स्टेटर के कॉपर लॉसेस को, जो स्टेटर करंट और स्टेटर के पर फेज रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके 3 से गुणा करके हमने ज्ञात कर लिए हैं, वो घटा देते हैं, तो हमें ये जो लॉस है वो फिक्स लॉस आ गए हैं। ध्यान दें कि हम इनमें सेपरेशन नहीं कर सकते। साधारण टेस्ट से हम सारे तरह के कांस्टेंट लॉस का टोटल पता कर सकते हैं, और ये जो लॉसेज अभी ज्ञात हैं ये मोटर पे लोड आने पे भी, क्योंकि स्पीड ज्यादा नहीं बदलती, फ्लक्स का लेवल ज्यादा नहीं बदलता, तो समान रहते हैं, इसीलिए इन्हें कांस्टेंट लॉस कहते हैं। तो नो लोड टेस्ट से हम सारे कांस्टेंट लॉस का सम पता कर सकते हैं। प्रश्न है ब्लॉक रोटर टेस्ट से हमें क्या मालूम होता है। तो एक ब्लॉक रोटर टेस्ट में हम रोटर को मैकेनिकली ब्लॉक करके लो वोल्टेज की सप्लाई को रोटर को देते हैं ताकि स्टेटर में फुल लोड करंट आ जाए, और ऐसी स्थिति में जब सप्लाई वोल्टेज कम है तो हम मान सकते हैं कि फ्लक्स का लेवल कम होने से ये जो इक्विवेलेंट सर्किट में शंट ब्रांच है जो आयरन लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रही है, मैकेनिकल फ्रिक्शन विंडेज को, क्योंकि रोटेशन नहीं है तो वो भी नहीं होंगे, इसे हम ओपन मान सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो इक्विवेलेंट सर्किट है, और ध्यान रहे लोड भी नहीं है और स्लिप 1 है, तो ये R2/S R2 हो गया है। ये जो इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल प्राप्त हुआ है उसमें पावर, वोल्टेज और करंट की रीडिंग से हम किसी भी लोड पे कॉपर लॉस और ये जो लीकेज इंपीडेंस है वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ जो C है वो मेरा सही ऑप्शन हो गया है। एक सिंपल ओम्स लॉ से स्टेटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट से हम मोटर की सारी परफॉर्मेंस को पता कर सकते हैं, जैसे कि हम सर्किल डायग्राम में करते हैं। प्रश्न है कि हम सर्किल डायग्राम से क्या पता कर सकते हैं। तो सर्किल डायग्राम एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम मोटर का मैकेनिकल आउटपुट, उसमें होने वाले फिक्स्ड और वेरिएबल लॉस, कॉपर लॉस, रोटर और स्टेटर में अलग अलग, मोटर किस स्लिप पे चल रही है, क्या एफिशिएंसी या पावर फैक्टर मेंटेन कर रही है, सभी कुछ पता कर सकते हैं। तो यहाँ ऑल ऑफ दीज सही आंसर हो गया है। जरा समझते हैं सर्किल डायग्राम कैसे बनाते हैं। नो लोड टेस्ट से हम जो नो लोड करंट आ रहा है उस वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे, रेटेड वोल्टेज के साथ टेस्ट किया जाता है। फिर रिड्यूस वोल्टेज पे जो ब्लॉक रोटर टेस्ट किया उसे प्रोपोर्शनली रेटेड वोल्टेज पे कन्वर्ट करके हम ये ब्लॉक रोटर करंट को नो लोड करंट के साथ ऐड करके ये लाल डैश लाइन से टोटल करंट पता कर लेंगे। इस लाल डैश लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां कट करेगा वहां से सर्किल के सेंटर से जो हम सर्किल बनाते हैं वो सर्किल की जो लोकस है या पेरिफेरी है वो अलग अलग कंडीशंस पे हमारे मोटर के टोटल करंट को रिप्रेजेंट करेगी, और करंट का जो इनफेस कंपोनेंट है वोल्टेज की डायरेक्शन में वो हमारे लॉसेस बताएगा। जैसे ये कंपोनेंट हमारे सारे फिक्स लॉसेस, रोटर और स्टेटर में आयरन लॉस, मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉस का टोटल बता रहा है। अगर हम टोटल कॉपर लॉसेस में स्टेटर के कॉपर लॉस सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टेटर का रेजिस्टेंस मालूम है, करंट मालूम है, तो उससे हमें स्टेटर के कॉपर लॉस यहाँ पीली हाईलाइट में और रोटर के कॉपर लॉस यहाँ हरी हाईलाइट में मालूम हो जाएंगे। अगर हम इनपुट पावर में से फिक्स लॉसेस और स्टेटर के कॉपर लॉस हटा देते हैं तो ये हमारा एयर गैप पावर हो गया है। अगर एयर गैप पावर सारी मैकेनिकल पावर बनाती तो हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे चलती, इसे हम सिंक्रोनस वॉट भी कहते हैं, और ये हमारे मोटर के बनाए हुए टॉर्क को रिप्रेजेंट करता। जहां इस सर्किल पे ये सबसे ज्यादा सेक्शन बनता है इस लाइन से ऊपर, वो मैक्सिमम टॉर्क कंडीशंस हो गई है। तो मोटर इस कंडीशंस पे जब ऑपरेट होगी तो मैक्सिमम टॉर्क बनाएगी। इस पावर को हम अगर पीजी कहें तो जो रोटर में कॉपर लॉस है वो एसपीजी है, और जो बचा हुआ आउटपुट है वो हमारा रियल मैकेनिकल आउटपुट है। हम इस आउटपुट और टोटल पावर इनपुट के रेशो से एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हम सारी जानकारियां सर्किल डायग्राम से बना सकते हैं। परीक्षा में सर्किल डायग्राम से रिलेटेड एक बड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आता है। आज की इस वीडियो से इंडक्शन मोटर के मिसलेनियस टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। इसी श्रृंखला में हमारी 2 अन्य वीडियो की मदद से आपको इंडक्शन मोटर से संबंधित परीक्षा उपयोगी काफी प्रश्न समझ में आएंगे। आप हमारी दूसरी वीडियो से अपना विषय समझ और बढ़ा सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। Thank you very much.